बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीम मीरा। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड व्हाई। एक मुकम्मल आंसर के लिए यूनिट को स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है, क्यों? इसका थोड़ा सीधा सा आंसर है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने मेजरमेंट की और आपने लिखा 10, तो इस 10 का क्या मतलब हुआ? अगर इस 10 को कोई देखेगा कि आपने 10 लिखा है, तो वो इससे क्या मतलब लेगा? कुछ भी नहीं। हाँ, वो ये कह सकता है कि इसने कोई मेजरमेंट की है, लेकिन अगर आपने लिखा 10 मीटर, तो इससे मालूम होता है कि आपने लेंथ की मेजरमेंट की है। फॉर एग्जाम्पल 5 के साथ किलोग्राम लिखा हुआ है, तो मालूम हो रहा है कि आपने मेजरमेंट की है बांस की। तो इसलिए जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, उसको एक खास यूनिट में लिखते हैं। नंबर 2, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स? एसआई यूनिट्स के फवायद क्या है? इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल से पहले बहुत सारे सिस्टम्स इस्तेमाल होते थे, और इसमें जो सबसे मशहूर सिस्टम थे वो एक था सीजीएस, एक एफपीएस और एक एमकेएस। ये 3 सिस्टम ज़्यादा यूज होते थे। लेकिन फिर ज़रूरत इस बात की थी कि पूरी दुनिया को एक ही सिस्टम पर लाया जाए, क्योंकि अगर हम एक मरतबा मेजरमेंट करेंगे सीजीएस सिस्टम में और फिर उसको सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे हमारा काम कितना बढ़ जाएगा। तो और साइंटिस्ट ऐसा नहीं चाहते कि उनका काम बढ़े। इसी तरह जितने भी मैथमेटिकल और प्रोसीजर्स हैं वो इससे आसान हो जाएंगे, क्योंकि जब आपने शुरू में ही सिस्टम इंटरनेशनल यूज़ कर लिया और शुरू से आखिर तक आपके मैथमेटिक्स में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो सिस्टम इंटरनेशनल को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, हाउ मेनी रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल? हाउ मेनी स्टेरेडियंस अकाउंट्स फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्फीयर? एक सर्कल में कितने रेडियन होते हैं और एक स्फीयर में कितने स्टेरेडियन होते हैं? वैसे ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है कि जो स्टेरेडियन है, ये तो पहले रेडियन उसकी बात करते हैं, यानी थीटा इन रेडियन, तो वो s डिवाइड बाय r के बराबर है। सो थीटा इज इक्वल टू, सर्कल के पूरे सर्कमफेरेंस के लिए मुझे s की जगह लिखना है 2 पाई r एंड डिवाइड बाय r रेडियन कंडीशनल। ये दोनों आ कैंसिल, सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो आप कह सकते हैं कि एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं, टोटल रेडियंस, या थीटा इज इक्वल टू 2 और पाई की वैल्यू 3.14 रेडियन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 6.28 रेडियन। तो एक सर्कल में पूरे 6.28 रेडियंस होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें स्टेरेडियन की, तो स्टेरेडियन इज डिनोटेड बाय एस आर। जो सॉलिड एंगल होता है वो बराबर होता है एरिया ऑन द स्फीयर डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। तो पूरे स्फीयर के लिए हमें स्फीयर की लिखनी होगी एरिया 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर, और इसको हम देंगे स्टेरेडियन एस आर में इसको लिखा जाएगा, तो r स्क्वायर कैंसिल 4 पाई स्टेरेडियन, या लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई 3.14 एस आर। तो इससे आंसर क्या आएगा? जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 के लिए, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 पॉइंट आ गया, और 4 को 3 से किया मल्टीप्लाई, सो 12.56 स्टेरेडियन आते हैं पूरे स्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर? हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस्ड? लीस्ट काउंट एरर क्या है और इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? लीस्ट काउंट एरर का एक टॉपिक यहाँ पढ़ चुके हैं। लीस्ट काउंट एरर का ताल्लुक है इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के साथ। तो वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट की वजह से मेजरमेंट में आ जाए, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। तो इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें ये करना होगा कि किसी हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना होगा, बनिस्बत एक लो रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट के। जैसे फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर चाहिए, तो
मेट्रोरूल के मुकाबले में वो ज़्यादा रेजोल्यूशन वाला है, उसके लिए साउंड कम है, उसमें एरर कम आएगा। तो इसलिए हम फिर 110 पर का इस्तेमाल करेंगे बनस्बत मेट्रोरूल। तो इस तरीके से ये एरर रिड्यूस हो जाए। नंबर 5 है why including more digits in answer does not make it more accurate। अगर हम अपने आंसर में ज़्यादा डिजिट्स शामिल कर लें तो वो हमारे आंसर को ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बनाते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल इसकी एक मिसाल लेते हैं कि हमने किसी चीज़ की पैमाइश की और पैमाइश की मास की पैमाइश की और 10 किलोग्राम ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। हमने सोचा कि ये एक्चुअल वैल्यू होगी, हमने इसको एक्चुअल वैल्यू कह दिया और उसके बाद लोगों से कहा कि हमने जिस चीज़ की पैमाइश की है इसकी एक्चुअल वैल्यू 10 किलोग्राम है और हमने बहुत केयरफुली पैमाइश की थी और बार बार हमने इसकी एवरेज ली थी। फिर किसी और ने कहा कि इसकी पैमाइश करते हैं। जब किसी और बंदे ने इसी मास को मेजर किया तो उसके पास मेजर्ड वैल्यू आ रही फॉर एग्जाम्पल 9.8 किलोग्राम। अब हम देखें 9.8 जो है ये 10 किलोग्राम के करीब आ रहा है और एक्यूरेसी क्या है द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू एक्चुअल वैल्यू। इसका एक्यूरेसी क्या होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब आनी चाहिए। तो तब हम कहेंगे हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट है। अब यहाँ पे आप देखें कि इस नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे लिए काफ़ी है जो हमें बता रहे हैं कि हमारे रिजल्ट एक्चुअल वैल्यू के बहुत करीब है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ 7 आंसर आ जाए 9.5 आ जाए जो कि इसके करीब नहीं है, बहुत दूर है और 2, 3, 4 कभी कुछ आंसर आ जाए किलोग्राम। तो अब ये वाली मेजरमेंट हमें बताएगी कि जो रिजल्ट है ना ये बड़ा प्रिसाइज है क्योंकि द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये है। तो लीस्ट काउंट कितना हो रहा है इतना काम हो रहा है यानी लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर को 1 करो और बाकी हिस्सों को 0 करो। तो लीस्ट काउंट कितना का है तो मेजरमेंट प्रिसाइज तो बहुत है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बढ़ाने से हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं हो रहा। जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट हो। यहाँ पे ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी इस बात का फैसला कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट इसके करीब है। हाँ एक बात है कि अगर इस तरह के आंसर में पॉइंट के बाद जो 8 आया हुआ है 8 के बाद एक और नंबर आ जाए जैसे 9.8 के साथ एक और 8 आ जाए किलोग्राम तो अब ये वाला रिजल्ट ज़्यादा प्रिसाइज भी और ज़्यादा एक्यूरेट भी है। यहाँ पे ये फर्क करता है कि अगर हमने नंबर और बढ़ा दिए तो हमारा रिजल्ट और करीब आ जाएगा एक्यूरेट वैल्यू के। लेकिन जब हमारी मेजर्ड वैल्यू वो दूर आ रही है एक्चुअल वैल्यू के से तो फिर जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर है उससे बढ़ाएंगे वो बताएंगे अबाउट द प्रिसिशन लेकिन एक्यूरेसी हमारी खराब हो गई। नंबर 6 व्हाट डिटरमाइंस द प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट की प्रिसिशन कैसे मालूम करेंगे? क्या चीज़ है जो हमें बताएगी किसी मेजरमेंट की प्रिसिशन के बारे में? देखिए ये जो प्रिसिशन है ना प्रिसिशन इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर। मेजर्ड वैल्यूज आपस में जितनी करीब आएंगी उतनी ही वो क्या होंगी प्रिसाइज। और प्रिसिशन का ताल्लुक लीस्ट काउंट के साथ है। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी मेजरमेंट्स प्रिसाइज होंगी आपस में क्लोज होंगी। तो लीस्ट काउंट बताता है अबाउट द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट। इसके अलावा जो द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट shows the precision of the measurement. Number 7. If two quantities have different dimensions, is it possible to multiply and or divide? Can we add or subtract them? अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनका डायमेंशन आपस में आ रहा है मुख्तलिफ तो क्या इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है यस, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे F इज इक्वल टू m तो फोर्स की जो डायमेंशन है यहाँ पे हम देखें एक मास है और दूसरी है एक्सेलरेशन। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हालांकि दोनों की डायमेंशन मुख्तलिफ है। मास की m है और एक्सेलरेशन की l की पावर -2। इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें जैसे पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं कि मास की डायमेंशन कुछ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये
जबकि हाइट की डायमेंशन इज एल। इस सब को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनको डिवाइड भी किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये जो t पावर -2 है, कह सकते हैं n और t आपस में डिवाइड हो चुके हैं। तो मुख्तलिफ अगर डायमेंशंस होंगी तो उनको मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। हाँ, ये बात है कि अगर डायमेंशंस मुख्तलिफ होंगी तो उनको पर ऐड नहीं किया जा सकता। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस मुख्तलिफ होंगी तो उनको फिर ना ऐड किया जा सकता है और ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ है और दूसरी तरफ है वेलोसिटी, तो इन दोनों के डायमेंशन मुख्तलिफ हैं, तो बस इसको हम ऐसे लिखेंगे, लेंथ एंड प्लस वेलोसिटी। इस तरह एक्सेलरेशन प्लस फोर्स या फोर्स माइनस एक्सेलरेशन, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर इनकी कोई वैल्यूज होंगी तो बहुत आपस में जमा होंगी, लेकिन वो क्वांटिटेटिव नेचर है और हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव नेचर की। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो है l की पावर -2 प्लस फोर्स की है n l t पावर -1। तो यहाँ पे इन दोनों की डायमेंशन को हम ऐसे ही रहने देंगे और जिस तरह ये सब आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड होके गोल मिल जाते हैं, यहाँ से आखिर में कोई जवाब आ जाता है MLT में ही, यानी MLT इन तीन जो बेसिक क्वांटिटीज हैं इन्हीं में आंसर आ जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता, जैसे फोर्स है, एक्सेलरेशन है, प्लस टेम्परेचर भी कर लीजिए, तो टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा, फोर्स की डायमेंशन m l t पावर -2 माइनस एक्सेलरेशन की l t पावर -2। तो इसको हमने ऐसे ही रहने देना है, इससे कोई ऐसा असर नहीं आएगा कि वो m l t थीटा, यानी इसमें सिर्फ ये चार डायमेंशन हैं, इसमें हर एक डायमेंशन के साथ अलग अलग होंगे। तो सिंपल है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज मुख्तलिफ है, इनकी डायमेंशन मुख्तलिफ है, तो इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं किया जाता और इनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाता है। नंबर 8, द ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, व्हाई आर दे नॉट ऑफन यूज्ड। अगर हम पेंडुलम को देखें तो उसका भी एक टाइम पीरियड है, और अगर हम पल्स को देखें, यानी जो हमारे हाथ की पल्स होती है ना, नब्स, इसको देखें तो इसका भी टाइम पीरियड है। ये जो पल्स है ये 1 मिनट में 72 मरतबा अपनी पल्सेशन करती रहती है, तो ये बार बार सारी रिपीट होती है। और इस तरह अगर हम पेंडुलम की बात करें तो इसके लिए टाइम पीरियड होता है हर एक पेंडुलम का, तो इसको हम बतौर टाइम क्यों इस्तेमाल नहीं करते? इन दोनों को हम बतौर टाइम इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि सिंपल पेंडुलम जो है उसमें मसला ये होता है कि वो एक तो ग्रेविटी में डिपेंड करता है। आप किसी ऐसे इलाके में जाएंगे जो बहुत ऊपर हो या जो बहुत नीचे हो, तो उसके टाइम पीरियड में फर्क पड़ेगा, क्योंकि t = 2π√L/g। जब ग्रेविटी कम होती है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों में क्या रिलेशन है, इनवर्स, t = 2π√L/g। तो देख लें कि टाइम पीरियड का ताल्लुक लेंथ के साथ है डायरेक्ट, टाइम पीरियड का ताल्लुक g के साथ है इनवर्स। तो ग्रेविटी के बढ़ने से टाइम पीरियड कम, ग्रेविटी के ज़्यादा होने से टाइम पीरियड ज़्यादा, लेंथ के बढ़ने से, यानी अगर उसमें कोई एक्सटेंशन पैदा होती है या कंट्रैक्शन पैदा होती है तो लेंथ के बढ़ने से टाइम पीरियड ज़्यादा, लेंथ के कम होने से टाइम पीरियड कम। तो इसलिए इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बतौर टाइम के। और इस तरह जो ह्यूमन पल्स है तो ज़ाहिर है जब इंसान का ब्लड प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है तो फिर इसको भी हम बतौर टाइम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 9, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इज दैट इक्वेशन अ राइट इक्वेशन। अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या वो एक सही इक्वेशन होगी? तो इसका जवाब हम पहले भी दे चुके हैं डायमेंशन हमारे टॉपिक में। अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि ये इक्वेशन असल में भी ठीक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, तो अगर मैं इसकी डायमेंशन मालूम करूँ तो डायमेंशन के लिहाज से तो ये ठीक होगा, चाहे वो ये हो चाहे मैं इसको ऐसे लिखूँ, पोटेंशियल एनर्जी = 5/9 mgh, डायमेंशनली ये फार्मूला भी करेक्ट होगा। लेकिन असल में ये फार्मूला गलत है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 5/9 नहीं होता। तो ये फार्मूला, दोनों फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन असल में ये फार्मूला ठीक है, ये वाला फार्मूला ठीक नहीं है, ये गलत है। तो डायमेंशन तो इन दोनों को ठीक बताएगा। हाँ, बताइए बात है कि अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली गलत आ जाए तो वो असल में भी गलत होगा।
तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। इंशाल्लाह चैप्टर